हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और सबका प्रिपरेशन सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी। ज़्यादा टाइम है भी नहीं हमारे पास, बोर्ड्स के लिए भी देखा जाए और अभी नीट के लिए भी देखा जाए तो इसमें बहुत टाइम नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे होंगे, कंटिन्यूसली रेगुलर लगे हुए हो आप लोग अपने रिजल्ट्स के लिए कि रिजल्ट आपका बेहतर हो। तो आज मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले जो हैं हमारा एक अगला क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, बैक क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस। और इस बैक क्रॉस में हम लोग को बात करना है टेस्ट क्रॉस की। एक्चुअल में हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है वो टॉपिक है टेस्ट क्रॉस, लेकिन टेस्ट क्रॉस कोई एक सिंगल टॉपिक नहीं है, उसके अंदर ये टेस्ट क्रॉस जो होता है ये आता है बैक क्रॉस के अंडर में। तो हम बैक क्रॉस का मीनिंग क्या है पहले इसको समझ ले। देखो जैसे मेंशन किया गया, सीधा सीधा क्या लिखा है, बैक क्रॉस। बैक मतलब क्या हो गया, ऐसा क्रॉस जो बैक हो। बैक होने का मतलब क्या हो गया, व्हेन F1 individual of F1 generation is crossed with any of its parent, any of its parent। समझ में आ रहा है, मतलब क्या हो गया, F1 जनरेशन का कोई एक इंडिविजुअल ले लेंगे और उसका हम क्रॉस क्या करा देंगे, इसके पेरेंट्स से। दो पेरेंट है, डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट्स है, तो दोनों में से किसी एक के साथ अगर हम कराते हैं इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस जो होता है, दिस बैक क्रॉस इज ऑफ टू टाइप्स। बैक क्रॉस को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक को हम बोलते हैं आउट क्रॉस और दूसरे को बोलते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस। समझ सकते हो आप यहाँ पे, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। मेन टॉपिक जो हमारा है वो टेस्ट क्रॉस का है, बट यहाँ पे टेस्ट क्रॉस पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको ये भी जानना है, क्योंकि अगर F1 इंडिविजुअल लेते हैं हम लोग तो भाई उसके दो पेरेंट्स होंगे, तो दो पेरेंट्स के बारे में हमको जरूर डिस्कस करना चाहिए और डिस्कस करना कंपलसरी है, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं इसको डिस्कस। ठीक है, अगली बात हम यहाँ पे करेंगे कि ये है क्या आउट क्रॉस। आउट क्रॉस में अगर हम देखते हैं, आउट क्रॉस देखो बाबू सिंपल सी बात है, व्हेन F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ, F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ इट्स डोमिनेंट पेरेंट। किसके साथ हो गया, अगर ये डोमिनेंट पेरेंट के साथ इसका क्रॉस बनाते हैं, दिस क्रॉस इज कॉल्ड आउट क्रॉस। क्लियर। जैसे अगर हम मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस ले लें, तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए जो F1 जनरेशन इंडिविजुअल से, ऑल F1 जनरेशन इंडिविजुअल वर हैविंग कैपिटल T स्मॉल t जीनोटाइप, मीन्स ऑल वर टॉल, सारे के सारे कैसे थे, टॉल थे। एंड दिस F1 इंडिविजुअल इज व्हेन क्रॉस्ड विथ इट्स डोमिनेंट पेरेंट। डोमिनेंट पेरेंट मतलब क्या हो गया, कैपिटल T। ठीक है, तो अगर यहाँ से क्रॉसिंग होती है तो दिस क्रॉस रिजल्ट्स इनटू प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन एंड द जीनोटाइप ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन विल बी लाइक दिस, कैपिटल T स्मॉल t, just like this, capital T and capital T small t। we can see here capital T small t। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, कैपिटल T is to capital T small t, this ratio is 1:1। जीनोटाइप रेशियो हम बता रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये जीनोटाइप रेशियो। बट अगर हम यहाँ पे देखें व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ दीज इंडिविजुअल्स, तो इन इंडिविजुअल्स का फिनोटाइप को क्या मिलेगा, ऑल इंडिविजुअल्स विल बी टॉल। सारे के सारे इंडिविजुअल्स कैसे होंगे, टॉल होंगे, क्योंकि कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल T ये जो जीनोटाइप है क्या शो करता है, ये टॉल ट्रेट को शो करता है। तो टॉल ट्रेट हो गए, सारे सारे टॉल हो गए। अब अगर मान लीजिए, समझना यहाँ पे, ये आउट क्रॉस था। अब अगर यहीं पे मैं बात करूँ आपसे कि चलो एक इंडिविजुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन समझना, एक इंडिविजुअल है कोई, ठीक है, उसको जब हम फिनोटाइपिकली देखते हैं तो हमको टॉल दिखाई देता है। ठीक है, द इंडिविजुअल फॉर बीइंग टॉल इट मस्ट हैव द जीनोटाइप। देखना बाबू यहाँ पे जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t। एंड अगर ये दोनों में से कोई सा भी जीनोटाइप है तो इंडिविजुअल कैसा होगा, द इंडिविजुअल्स फिनोटाइप विल बी टॉल। इंडिविजुअल का जो फिनोटाइप होगा कैसा होगा, टॉल होगा। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि चलो ये आपके सामने एक टॉल प्लांट है, ठीक है, पी प्लांट है, टॉल प्लांट है, मैं बोलूँ कि व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ दिस इंडिविजुअल, तो आपका आंसर क्या होगा, क्या बोलोगे, कैपिटल T बोलोगे या कैपिटल T स्मॉल t बोलोगे, आंसर क्या होगा। देखो हमको ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो चलो कुछ भी बोल देंगे, भाई कोई ना कोई तो एक सही होगा, ऐसा नहीं करेंगे। एग्जैक्टली हमको बताना है कि व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ दिस पेरेंट, दिस इंडिविजुअल।
ये इंडिविजुअल जो है इसका जीनोटाइप क्या है, या अननोन इंडिविजुअल है, अननोन जीनोटाइप वाला इंडिविजुअल है, इसका जीनोटाइप हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, ठीक है, इसके लिए हम पता कर सकते हैं। इसके लिए क्या आता है इसके लिए टेस्ट क्रॉस, ठीक है। द जीनोटाइप ऑफ अननोन phenotype the genotype of unknown individual can be obtained by test cross। एक टेस्ट क्रॉस करा करके और हम उसको देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हाँ इस इंडिविजुअल का जो फिनोटाइप है, डोमिनेंट फिनोटाइप, उसका जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, फॉर, देखो सीधी बात है बाबू, मैं यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर दूँ, फॉर ऑब्टेनिंग, और फाइंडिंग कर सकते हो आप, फॉर ऑब्टेनिंग द जीनोटाइप of an individual with, just a second, individual with dominant phenotype, test cross is performed। टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म्ड। यहाँ पे आया यहाँ पे कि एक पेरेंट है जिसका जीनोटाइप हमको पता नहीं। देखो बाबू, अगर रिसेसिव अगर ट्रेट है, अगर आपको पता है, मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था अपने इनहेरिटेंस में, तो 7 कैरेक्टर में से कितना आ रहा है, 14 प्योर लाइन्स लिया थी इन्होंने, मतलब 14 ट्रेट्स को ऑब्जर्व किया था। तो इसमें से हम लोगों ने इसके पढ़ चुका है कौन से कैरेक्टर हैं और उनके डोमिनेंट रिसेसिव फिनोटाइप्स क्या क्या हैं। तो अगर हमको दिखता है कि नहीं ये तो क्या है, ये जो ट्रेट है वो रिसेसिव है, तो बहुत ईजीली हम बता सकते हैं कि दिस रिसेसिव ट्रेट इज हैविंग होमोजाइगस रिसेसिव अलील्स, होमोजाइगस रिसेसिव में आएगा। लेकिन अगर डोमिनेंट फिनोटाइप है तब के केस में जो है थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है कि हम कैसे इसको ऑब्टेन करें। तो अब यहाँ पे देखो आता है कि टेस्ट क्रॉस है क्या, व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में मेंडल ने क्या किया, ठीक है, मेंडल ने क्या कराया, मेंडल ने कराया कुछ और, लेकिन टेस्ट क्रॉस होता कुछ और है। आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, इसको समझना, ये बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी लोग कि नहीं टेस्ट क्रॉस का डेफिनेशन ही उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस पर आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधा सीधा बात करना है यहाँ पे होता क्या है। देखो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जो टेस्ट क्रॉस है ये है क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से आप देखो इस वाले पैराग्राफ से, फ्रॉम द प्रेसीडिंग पैराग्राफ्स इट इज़ क्लियर दैट दो द जीनोटाइपिक रेशियोज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी बाय सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। समझ में आया, जो डोमिनेंट ट्रेट है इसका फिनोटाइप क्या है, और इसको हम सिंपली देख करके क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, और हम जीनोटाइप को पता कर लेते हैं। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटाइपिक कंपोजिशन। ये क्या कर सकते हैं हम लोग, देखना बाबू यहाँ पे क्या लिखा गया, फ्रॉम द प्रेसीडिंग पैराग्राफ जो ऊपर हमने पढ़ा, इट इज़ क्लियर दैट दो द जीनोटाइपिक रेशियोज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये जीनोटाइप के लिए। बट यहाँ से देखो, बाई सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट, अगर हम सिंपली क्या देखते हैं, फिनोटाइप को देखते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटाइपिक कंपोजिशन। फिनोटाइप को देख करके जीनोटाइप को पता करना पॉसिबल नहीं है। यही चीज़ तुमने बोला भाई, ये दोनों केसेस में क्या है, ये टॉल है, लेकिन जीनोटाइप में क्या है, जीनोटाइप डिफरेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट, और यहाँ पे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट दिख रहा है आपको। अब इस जीनोटाइप को बता पाना बड़ा सिंपल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए दूसरा क्रॉस कराएंगे। मेंडल ने क्या किया अपने टाइम पे, फॉर दिस फॉर एग्जाम्पल वेदर अ टॉल प्लांट फ्रॉम F1 और F2, क्योंकि दोनों में टॉल आएगा, चाहे F1 जनरेशन हो F2 जनरेशन, तो या तो होमोजाइगस टॉल होगा, कैपिटल टी वाला होगा, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हेट्रोजाइगस टॉल होगा, दोनों के केस में आएगा। F2 हैज़ capital T small t composition cannot be predicted. It is not possible to predict the genotype of a dominant phenotypic individual. Clear? क्या करेंगे हम लोग, therefore, अब इसके लिए मेंडल ने जो किया उसको समझो। मेंडल ने क्या किया, therefore to determine the genotype of a tall plant at F2, मेंडल को F2 में समझ में आया कि क्या होना चाहिए इसका जीनोटाइप, क्योंकि F1 में तो ऐसे ऑलरेडी पता चल गया।
मेंडल क्रॉस्ड द टॉल प्लांट फ्रॉम F1 विथ अ ड्वार्फ प्लांट। मेंडल ने क्या किया, एक ही जनरेशन के दो प्लांट लिया। भाई जो टॉल है F2 में, तो उसका जीनोटाइप तो कंफर्म नहीं है कि जीनोटाइप इसका क्या होगा, होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है। तो मेंडल ने क्या किया, उसी F2 जनरेशन का एक दूसरा पैरेंट ले लिया, दूसरा प्लांट सेलेक्ट किया एज अ पैरेंट, जिसके रिसेसिव जीनोटाइप था या रिसेसिव फिनोटाइप था, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इन्होंने क्या किया, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो भी अननोन फिनोटाइप जीनोटाइप है डोमिनेंट फिनोटाइप का, इसका रिसेसिव पैरेंट के साथ में या रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ क्रॉस करा दिया। दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, दिस ही कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस, इसी को इन्होंने क्या नाम दिया, टेस्ट क्रॉस बोला। मेंडल की बात कर रहे हैं, मेंडल की बात। लेकिन जो सबसे ज़रूरी आपको मैं बात बताने वाला हूँ वो बात आपको आपके अगले सेगमेंट में दिख रहा है, जो अगला सेंटेंस दिख रहा है। इन अ टाइपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म में क्या, पी प्लांट हियर शोविंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप, जिसका डोमिनेंट फिनोटाइप हो, whose genotype is to be determined is crossed with the recessive parent instead of self crossing। क्या मिला यहाँ पे, जो इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप पता करना है और उसका फिनोटाइप डोमिनेंट है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करेंगे, उसमें हम लोग इस इंडिविजुअल का जो डोमिनेंट फिनोटाइप है जिसका जीनोटाइप अननोन है, इसका हम क्या करेंगे, एक रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ में क्रॉस करा देंगे, और इसी को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे क्या मेंडल ने क्या बोला है, ये चीज़ बोला गया ना, इन अ टाइपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म शोविंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पैरेंट इंस्टीड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग। F2 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए सेल्फिंग कराया गया, लेकिन यहाँ पे सेल्फिंग नहीं करा सकते। ठीक है, यही टेस्ट क्रॉस होता है। मतलब अगर सिंपली बोला जाए तो टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ इट्स रिसेसिव पैरेंट एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। यही टेस्ट क्रॉस है। अब अगर हम लोग लेके चलना है कोई एग्जांपल कि भाई टेस्ट क्रॉस क्या है, कोई एग्जांपल दीजिए, अभी देख लेते हैं। सबसे पहले आप इन पैराग्राफ्स को देख लो। द प्रोजेनीज ऑफ सच अ क्रॉस कैन इजीली बी एनालाइज्ड टू प्रेडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल। देख रहे हो यहाँ पे, अगर जीनोटाइप इंडिविजुअल का पता करना है तो क्या करें, टेस्ट क्रॉस कराएंगे, तो बहुत ही इजीली हम क्या कर सकते हैं, इनके जीनोटाइप को हम ऑब्टेन कर सकते हैं इन नेक्स्ट प्रोजेनीज में देखेंगे और उसके बेसिस पे पेरेंट का जीनोटाइप बता देंगे। फिगर 5.5 शोज द रिजल्ट्स ऑफ टाइपिकल टेस्ट क्रॉस वेयर वायलेट कलर्ड फ्लावर। हम जानते हैं कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप है फ्लावर कलर का इन पी प्लांट, वो क्या होता है, वायलेट होता है, इज डोमिनेंट ओवर वाइट कलर्ड फ्लावर। ये हम जानते हैं कि डोमिनेंट होगा ये। अब इसको हमको समझना है कि कैसे। चलो, एक यहाँ पे ले लिया अननोन पैरेंट। देखो बाबू, यहाँ पे आपके बुक में क्रॉस बनाया गया है। ये जो आप फ्लावर का कलर देख रहे हो कैसा है, ये वायलेट है। वायलेट डोमिनेंट है, और डोमिनेंट के लिए दो जीनोटाइप पॉसिबल है। या तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, अगर वायलेट जो है, वायलेट कलर इज डोमिनेंट, दिस इज व्हाट, डोमिनेंट फिनोटाइप, डोमिनेंट ट्रेट। तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, इसके लिए जो जीनोटाइप पॉसिबल होगा, इधर होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। There is two possibilities of genotype, homozygous dominant and heterozygous dominant. But हमको पता करना कि what will be the exact genotype of this unknown genotypic individual। unknown का क्या होगा, या homozygous dominant के कंडीशन में है या फिर heterozygous dominant के कंडीशन में, दोनों में क्या है, इसको हमको पता करना है। करना क्या है, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, बाई परफॉर्मिंग टेस्ट क्रॉस। अब यहाँ पे टेस्ट क्रॉस कराया, देखो दो पैरेंट ले लिया, एक अननोन जीनोटाइप में और एक जो ले लिया वो रिसेसिव ले लिया, रिसेसिव पैरेंट हो गया। रिसेसिव पैरेंट का हम लोग जानते हैं इसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल w, क्योंकि वाइट कलर फ्लावर है इसका। ठीक है, लेकिन अननोन इंडिविजुअल को हम लोग सपोज कर रहे हैं। पहला केस में हम मान ले रहे हैं, यहाँ पे देखो पहले केस में हमने क्या मान लिया फर्स्ट क्रॉस में, कि ये जो अननोन जीनोटाइप वाला है इंडिविजुअल, इसका जो जीनोटाइप हमने मांगा ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है, इधर होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो हमने फर्स्ट केस में क्या ले लिया, होमोजाइगस डोमिनेंट, एंड दिस होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद, टेस्ट क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पैरेंट। अब रिसेसिव पैरेंट से किया तो देखो बाबू यहाँ पे क्या मिला, गैमीट बना दिया, दीज आर गैमीट्स,
दीज आर आल्सो गैमीट्स, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। क्रॉसिंग कराया तो क्या मिला हमको, ये जितने भी इंडिविजुअल्स इसमें हमको जो प्रोजेनीज मिले ऑल वर हैविंग डोमिनेंट ट्रेट, सारे के सारे क्या मिले, डोमिनेंट ट्रेट। और डोमिनेंट ट्रेट के साथ में इसमें सबका क्या मिल गया, सबका जो मिला हम लोग को जो जीनोटाइप को क्या हो रहा है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट मिला। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट दिखा है, रिजल्ट में क्या, ऑल फ्लावर्स आर वायलेट, देख कर पता चल गया। तो रिजल्ट हम जान गए सारे फ्लावर कैसे हैं, वायलेट हैं। लेकिन आया कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या मिला कि होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, जीनोटाइप क्या होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट, अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि इसी का तो हमको पता करना है इसका। और यहाँ पे हमने क्या लिया, इसका होमोजाइगस डोमिनेंट लिया। ये इंटरप्रिटेशन यहाँ पे निकल गया रिजल्ट के बेसिस पे। सेकंड जो क्रॉस कराया गया, सेकंड क्रॉस में हमने क्या ले लिया, सेकंड क्रॉस में यहाँ पे इसको हमने दिखा दिया। चलो भाई क्या है, इस बार हम मानेंगे कि जो अननोन जीनोटाइपिक इंडिविजुअल है इसका इसका जीनोटाइप क्या है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। हम ये वाला केस ले रहे हैं, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, दिस इज कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। गैमीट्स हो गए। यहाँ पे रिसेसिव पेरेंट, तो रिसेसिव पेरेंट्स के भी गैमीट्स हो गए, स्मॉल डब्ल्यू। अब इन दोनों की क्रॉसिंग हो रही है, तो देखो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, रिजल्ट क्या मिला, 50% ऑफ द प्लांट्स आर हैविंग डोमिनेंट फिनोटाइप एंड अदर 50% आर हैविंग रिसेसिव फिनोटाइप। यहाँ पे रिजल्ट आ गया, हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वायलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वाइट, ये रिजल्ट हो गया। इसका इंटरप्रिटेशन क्या आ जाएगा, इंटरप्रिटेशन ये क्यों आया, बिकॉज अननोन फ्लावर जो है ये कैसा है, हेटेरोजाइगस, कैसा है ये, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट है, यहाँ पे क्या गया, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि इसका एक्चुअल में जो जीनोटाइप है वो कैसा है। सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कोई एक डोमिनेंट ट्रेट वाला इंडिविजुअल आपके सामने है, तो क्या उसका जीनोटाइप बता सकते हैं आप, यस वी कैन फाइंड। कैसे, बाय परफॉर्मिंग टेस्ट क्रॉस। अब समझना पाओगे, प्लांट के केस में जब हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं फॉर प्लांट, तो प्लांट के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी फॉर प्लांट वी यूज सेल्फिंग, we use term selfing, clear selfing, but for animals के लिए क्या यूज करते हैं, we use inbreeding, इनब्रीडिंग यूज करते हैं कि इनब्रीडिंग करा देंगे, ठीक है। इंटरब्रीड कराना, एक ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको क्रॉस कराना। तो यहाँ पे हमको एक ही कैरेक्टर के लिए लेके चलना है, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स के साथ में, तो उनका हम करा दें। तो यहाँ पे टर्म यूज़ करेंगे इंटरब्रीडिंग और प्लांट के लिए यूज़ करेंगे सेल्फिंग। तो ये हमारा टेस्ट क्रॉस है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद आपको सभी लोग को समझ में आया होगा। टेस्ट क्रॉस का डेफिनेशन क्या है कि व्हेन F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ इट्स रिसेसिव पेरेंट, दिस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस, एंड टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म to obtain, to find the genotype of dominant parent, whether it is in homozygous dominant condition or in heterozygous dominant condition, ठीक है बाबू। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अगला अब इसमें देख लेते हम लोग कि क्या है इसके अंदर, रेशियो क्या मिलेगा। जैसे यहाँ से देखो क्या लिखा है, ये वाला यहाँ से लाइन देखो, बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस मेंडल प्रपोज 2 जनरल रूल्स। ये रूल्स आते हैं, रूल्स को रोक लेते हैं अभी थोड़ा। अगला हम इसमें बता लें रेशियो क्या होगा, है ना। टेस्ट क्रॉस कराया हमने, यहीं पे देख लो आप, टेस्ट क्रॉस जो भी यहाँ पे कराया गया है, तो टेस्ट क्रॉस में यहाँ पे रेशियो क्या मिला, कोई नहीं, यहाँ पे सारे के सारे ऑल फ्लावर्स आर वायलेट। लेकिन यहाँ पे हम सेकंड वाले क्रॉस में जब देख रहे हैं, जो टेस्ट क्रॉस है, इसको क्या बोलेंगे, अब नाम तो बता सकते हो, व्हेन डोमिनेंट इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ, सॉरी यहाँ पे क्या बोलेंगे, व्हेन अननोन जीनोटाइपिक इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ अ रिसेसिव पेरेंट, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग आउट क्रॉस। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, F1 इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस डोमिनेंट जो है, इसको जब हम बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस के लिए अगर हम बात करें कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियोज ऑफ टेस्ट क्रॉस, इसको हमको फाइंड करना पड़ेगा। जैसे देखो, कैपिटल T स्मॉल t इज द इंडिविजुअल ऑफ F1 जनरेशन, व्हेन इट इज क्रॉस्ड विथ इट्स रिसेसिव पेरेंट, द प्रोजेनीज ऑब्टेन्ड are having capital T small t genotype, small t genotype, capital T small t and small t। क्लियर। अब इसमें देखो आप, तो ये और ये दोनों सेम है, सॉरी ये दोनों सेम है, और फिर ऐसे ही क्या है,
दूसरा वाला भी हम बोल सकते हैं कि ये भी सेम है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। समझ में आ रहा है ये। बट अगर इसमें देखा जाए तो देखो वो क्या आ रहा है, फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो किसका रेशियो, जब भी बोला तो फिनोटाइप आपको दिया जाएगा, टॉल इज टू ड्वार्फ एंड दिस इज ऑब्टेन्ड एज 1:1। किस रेशियो में आ गया, 1:1। लेकिन अगर फिनोटाइपिक रेशियो में आपसे बात कर लूँ, फिनोटाइपिक रेशियो, तो फिनोटाइपिक रेशियो किसका आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी, दिस इज आल्सो 1:1। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो आपको क्या मिला, हमको मेनली लेके चलना क्या होता है बाबू, अच्छा सॉरी यहाँ पे जीनोटाइपिक लिखना था, फिनोटाइपिक में लिख दिया। जीनोटाइपिक रेशियो ये क्या गया, 1:1। देखना इसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों सेम आएगा। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो विल बी, क्या होगा, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, दिस इज 1:1। समझ में आ गया कि दोनों फिनोटाइप वाले जो इंडिविजुअल्स होंगे 50-50% होंगे। ठीक है, अब इसमें हमको डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो बताना है। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो कैसे बता सकते, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आप डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस बनाओगे क्या, बना पाओगे, क्या होगा, F1 इंडिविजुअल। अगर आपको याद है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने कौन कौन से ट्रेट को सेलेक्ट किया था, सीड शेप एंड सीड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। सीड शेप कैसा था, राउंड रिंकल्ड, सीड कलर कैसा था, येलो ग्रीन। ठीक है, तो राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन ये पेरेंट्स थे। अब इसमें आते हम लोग कि टेस्ट क्रॉस, जब हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे डाई हाइब्रिड का, तो यही वाला तो हम लोगों ने लिया था ना डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। यहाँ पे जो F1 इंडिविजुअल आया था वो उसका जीनोटाइप हम लोगों ने ये ऑब्टेन किया था। When this F1 individual is crossed with its recessive parent, this one is recessive parent and its genotype is RRYY, both are in small letters। ठीक है, तो ये रिसेसिव है तो यहाँ पे आ गया। अब इसका हम क्रॉस बना दें। अगर आप इसका क्रॉस बनाओगे तो सबसे पहले आपको गैमीट बनाना होगा इसका। गैमीट के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था 2n, हेटेरोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर इज 2, तो 2 कितना बनेगा, टाइप ऑफ गैमीट 4 टाइप। कौन कौन सा बनेगा, कैपिटल R, ठीक है, फर्स्ट वन। सेकेंड टाइप ऑफ गैमीट कैपिटल, सॉरी एक सेकेंड बाबू मिस्टेक हो रहा है। फर्स्ट टाइप कैपिटल R Y, सेकेंड कैपिटल R स्मॉल y, थर्ड स्मॉल r कैपिटल Y एंड फोर्थ स्मॉल r y। दीज आर द गैमीट्स ऑफ द F1 इंडिविजुअल। और यहाँ पे रिसेसिव पेरेंट इसका गैमीट हमको पता है स्मॉल r। अब इसको हम लोग क्या करें, क्रॉसिंग कराएं अगर, तो क्या मिलना है यहाँ पे, इसको ज़रा आप देख लो। थोड़ा सा मैं इसमें आपके लिए कलर यूज़ कर लूँगा अलग। देखो ये आएगा और ये आएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, आप चेकर बोर्ड बना के भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। इसी के जैसे बिल्कुल हम यहाँ पे भी ऑब्टेन कर सकते हैं कि जब इसे क्रॉसिंग कराएंगे हम तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, कैपिटल R स्मॉल y। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, इसके साथ हम कराएं अगर, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से भी हमको मिलना वही है स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक, फिर यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो इन दोनों से भी हमको सेम रिजल्ट आएगा, क्या, स्मॉल r स्मॉल y। बड़े इजीली हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखो चारों के चारों जीनोटाइप डिफरेंट होंगे। ठीक है, लेकिन ये फिनोटाइप क्या होगा, तो फिनोटाइप भी चारों का डिफरेंट होगा। ये देखो यहाँ पे फिनोटाइप क्या मिलेगा आपको, यहाँ से देख लो, ये क्या है, राउंड येलो, ये क्या है, राउंड ग्रीन, ये क्या है, रिंकल्ड येलो, ये क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। 4 मिले। अगर आपसे क्वेश्चन होता है कि व्हाट विल बी द डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो कितने मिले, कितने टाइप को, 4 टाइप मिला। 100% में 4 टाइप बनाएंगे तो 25% ईच आएगा ना। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, this will be 1:1:1:1।
ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो आता है। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है। तो बस ये जानना था आपको कि टेस्ट क्रॉस में हमको एडवांटेज क्या मिलेगा टेस्ट क्रॉस का। तो टेस्ट क्रॉस का एडवांटेज हमको क्या मिला कि डोमिनेंट पैरेंट अगर है, अननोन जीनोटाइप वाला, तो उसको जीनोटाइप अगर हमको पता करना है तो उसके लिए हमको टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टेस्ट क्रॉस कंप्लीट होता है। इसके बाद से हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे कौन कौन से प्रिंसिपल्स प्रपोज किया, लॉज क्या क्या दिया। ठीक है, क्योंकि हम मेंडलिज्म में तो यही पढ़ते हैं ना, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडल ऑन जेनेटिक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी प्रोसेसेस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को मेंडलिज्म बोलते हैं। तो फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, मेंडल ने जब सब कुछ कर लिया तो प्रिंसिपल क्या क्या बनाया, कौन कौन से लॉज दिया। तो लॉज के लिए हम नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जैसा कि बुक में हमारे जो है वो दिया हुआ है, यहाँ से ये वाला आप टॉपिक देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से क्या है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस मेंडल प्रपोज 2 जनरल रूल्स। अब यहाँ से क्वेश्चन एक यही निकले कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे कितने रूल्स मेंडल ने प्रपोज किया और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे कितने रूल्स प्रपोज किया। तो टोटल 3 रूल्स हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट 3 लॉज हैं। तो 3 लॉज में क्या कर, 2 लॉज जो होते हैं वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड हैं। रूल टू कंसोलिडेट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किस तरह से कैरेक्टर या ट्रेट का इनहेरिटेंस होता है, इसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, 2 रूल्स बनाया। 2 रूल्स में देखना बाबू, दीज टुडे दीज रूल्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बोल सकते हो, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो, दोनों सही है। द फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, द फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला लॉ जो होता है उसका नाम क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, फर्स्ट लॉ, दिस इज लॉ ऑफ dominance and the second law is law of segregation। ये 2 लॉज प्रपोज किया मेंडल ने ऑन हिज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहला लॉ हम बात करते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, इसको जरा समझो आप। लॉ ऑफ डोमिनेंस में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके फीचर्स जो होते हैं, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। पहला बोला इन्होंने कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं इनके लिए क्या होते हैं, एक क्लियर स्पष्ट एकदम क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। मेंडल ने अपने टर्म में फैक्टर बोला था, बाद में इसको जानते हो आप लोग कि हम लोगों ने इसको जीन नाम दिया हुआ है, जो हांसन ने दिया तब से हम जीन के नाम से पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो मेंडल ने क्या बोला, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 डिस्क्रीट यूनिट्स, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट एंड कॉल्ड फैक्टर्स और अलील्स। इसको फैक्टर हम बोलते हैं। मेंडल के टर्म में आप हमेशा फैक्टर बोलोगे, हम लोग के टर्म में अलील है या फिर जीन है। ठीक है, तो ये क्या गया, सेकंड क्या है, फैक्टर्स ऑकर इन पेयर। दूसरा इसका लॉ ऑफ डोमिनेंस का इन्होंने बताया, ये जो फैक्टर्स होते हैं ये हमेशा पेयर में होते हैं। जैसे पहली लाइन में मैंने क्या बोला, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। पेयर ऑफ डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर, तो फैक्टर हमेशा क्या होंगे, पेयर के फॉर्म में होंगे, मतलब 2 क्या पेयर हो गए, यहाँ पे पेयर हमेशा 2 का ही होता है। तीसरा क्या, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, यही क्या है मेन पॉइंट है, क्योंकि ऊपर में दोनों जो देख रहे हो वो हमेशा वो सब के सारे कैरेक्टर के लिए, ट्रेड के लिए सही है। यहाँ पे देखते हैं इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, सॉरी रुक जाओ मैं इसको हाईलाइट कर दूँ। ठीक है, इन अ डिसिमिलर पेयर फैक्टर 1 नंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। क्या बोला गया, 1 मेंबर ऑफ द पेयर, 2 हैं भाई। अगर यहाँ पे हम ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझना चाहें यहाँ पे, तो चलो हम ये ले सकते हैं। ये कह रहे हैं कि ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, दिस इज एन इंडिविजुअल एंड इट हैज़ 1 पेयर ऑफ फैक्टर्स, बट ये दोनों क्या हैं, दीज 2 फैक्टर्स ऑफ अ पेयर आर डिसिमिलर। ये दोनों फैक्टर जो क्या है, डिसिमिलर है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो इसमें क्या करेगा, यहाँ पे जो एक मेंबर है मतलब कैपिटल टी, अच्छा इस इंडिविजुअल का फिनोटाइप आप बता सकते हो क्या, फिनोटाइप क्या होगा, टॉल। टॉल है, बट यहाँ पे देखो क्या है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो टॉल आपने बोला तो इसका मतलब क्या हो गया, किसकी वजह से ये जो फिनोटाइपिक ट्रेट आया है, एक्सप्रेस हुआ है, वो किसकी वजह से है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी जाहिर सी बात है, जो टॉल है वही क्या, कैपिटल टी वही डोमिनेट है। तो हम ये बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ते हैं, व्हेन 2 डिफरेंट यूनिट फैक्टर्स ऑफ अ पेयर, एक पेयर के 2 डिफरेंट यूनिट फैक्टर्स जब प्रेजेंट होते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, तो इनमें से कोई एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है जिसको हम डोमिनेंट यूनिट फैक्टर बोलते हैं, और दूसरे वाले को सप्रेस कर दिया जाता है, या दूसरा वाला सब एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, उसको हम बोलते हैं रिसेसिव यूनिट फैक्टर। समझ में आया, व्हेन 2 डिफरेंट यूनिट फैक्टर्स ऑफ अ पेयर, कहाँ पे लिख दूँ, अच्छा इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से, और इधर मैं इसको लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे शायद पहले ही।
ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ when two different unit factors, when two different, समझना हमेशा डिफरेंट का मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए, two different unit factors are present, sorry, two different unit factors of a pair, ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि एक ही पेयर के होने चाहिए, of a pair are present in an individual, क्या हो जाएगा, then only one expresses itself and called, क्या बोलेंगे, डोमिनेंट यूनिट फैक्टर, एंड कॉल्ड डोमिनेंट यूनिट फैक्टर, इसको हम लोग डोमिनेंट यूनिट फैक्टर बोल देते हैं। वाइल क्या हो जाएगा, द अदर वन, पेयर है उसका, अदर वन फेल्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, एंड कॉल्ड रेसेसिव यूनिट फैक्टर, मतलब कहने के ये, आपको इतना रिसेसिव डोमिनेंट बताने की भी जरूरत नहीं है, बस ये आप इतना बोल दो है क्या भाई, कि अगर एक ही पेयर के दो डिफरेंट यूनिट फैक्टर्स किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट हैं तो एक क्या होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दूसरा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, यहाँ पे देखो मेंशन क्या है, द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पैरेंटल कैरेक्टर। एक ही पैरेंटल कैरेक्टर आया ना भाई, दो पैरेंटल कैरेक्टर हैं, जैसे हमने बोल दिया कि चलो एक में क्या ले लिया हमने, एक में ले लिया कैपिटल टी और दूसरे में ले लिया स्मॉल टी, सॉरी एक में कैपिटल टी स्मॉल टी, एक में स्मॉल टी। समझ में आया, दो इंडिविजुअल, या फिर हम अगर एक इंडिविजुअल के जीनोटाइप की बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी में क्या हो रहा है, कैपिटल टी एक्सप्रेस कर रहा है, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो दो में से एक ही तो एक्सप्रेस किया ना, तो ये क्या हो रहा है, डोमिनेंट पैरेंट जो है, जो डोमिनेंट पैरेंट है सिर्फ उसी का यहाँ पे फिनोटाइप एक्सप्रेस हुआ, रिसेसिव पैरेंट का फिनोटाइप एक्सप्रेस नहीं हुआ है ना इस इंडिविजुअल के अंदर, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पैरेंटल कैरेक्टर is happening in monohybrid cross in F1 and the expression of both in F2 जनरेशन में हम लोग पढ़ा है, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो में आता है, या फिर क्या फिनोटाइपिक रेशियो टॉल इज टू डॉर्फ आ जाता है। तो F2 जनरेशन में तो रिसेसिव पेरेंट में भी अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो देखना बाबू यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, और वो क्या है कि अगर डोमिनेंट यूनिट फैक्टर चाहे जिस किसी कंडीशन में हो, अकेले हो या पेयर में हो, ठीक है, अगर किसी दोनों कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, बट रिसेसिव जो यूनिट फैक्टर है इसका एक्सप्रेशन तब होगा जब ये पेयर में होगा। अगर डिप्लॉयड अगर ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, उसमें जब बोथ रेसेसिव यूनिट फैक्टर्स कम इन पेयर देन दे एक्सप्रेस देयर फिनोटाइपिक कैरेक्टर। समझ में आया, तभी एक्सप्रेस करेगा, अकेले नहीं कर सकता है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड लॉ जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड था उसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी को हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट के नाम से भी जानते हैं, इसी को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, ठीक है ना, इसी को हम लोग लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी बोलते हैं। अब आता है कि भाई इस लॉ का अकॉर्डिंग है क्या, देखो ये भी यहाँ पे भी क्या मेंशन किया है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, समझो, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, एनी मिक्सिंग, जैसा कि मेंडल ने जो बोला था, इसी की वजह से तो मेंडल को फेल्योर के रीजन में एक रीजन ये भी है ना कि मेंडल ने क्या बोला था कि जो अलील्स होते हैं, जो यूनिट फैक्टर्स होते हैं, इनकी ब्लेंडिंग नहीं होती, इनकी मिक्सिंग नहीं होती है। तो इनके जो प्रेसिडिंग जो बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट थे, जेनेटिसिस्ट, उन लोगों ने क्या बोला, नहीं, जो जनरेशन टू जनरेशन नेचर में वेरिएशंस आती हैं वो बिना ब्लेंडिंग के पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन मेंडल ने क्या बोला, ब्लेंडिंग नहीं होती है, एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। दोनों कैरेक्टर क्या होते हैं,
F2 जनरेशन एज सच, जैसे पेरेंट में कैरेक्टर टॉल लिया और डॉर्फ लिया, तो F1 जनरेशन में तो नहीं एक्सप्रेस हुआ टॉल एंड डॉर्फ, लेकिन F2 जनरेशन में दोनों एक्सप्रेस हो गया, टॉल भी आ गया और डॉर्फ भी आ गया, दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट द F1 स्टेज। दो द पेरेंट्स कंटेन टू अलील्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, जिसके पास, जिन पेरेंट के पास दो अलील हैं, तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे द फैक्टर्स आर और अलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स। सिंपली बात यहाँ पे क्या है बाबू, देखो यहाँ पे मैं आपको यहाँ बना कर दिखा दे रहा हूँ इस चीज़ को। यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके पास दो यूनिट फैक्टर हैं, चलो हम दो यूनिट फैक्टर वाला इंडिविजुअल ले लिए, ये है इंडिविजुअल। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस बोथ यूनिट फैक्टर्स ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट, दोनों क्या होते हैं, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो गए, कैपिटल टी आ गया अलग गैमीट में और स्मॉल टी आ गया अलग गैमीट में। लेकिन ये कब होता है, ओनली ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस। ये कब होगा बाबू, ये जब गैमीटोजेनेसिस हम बात करेंगे, गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस के टाइम पे क्या होगा, बोथ यूनिट फैक्टर्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट एंड इंटर रैंडमली इनटू डिफरेंट गैमेट्स, ये अलग अलग गैमेट में इंटर हो गए। समझ में आ गया। तो इस लॉ को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसीलिए बोलते हैं कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो दोनों यूनिट फैक्टर्स जो होते हैं एक पेयर के, वो दोनों क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं और रैंडमली अलग अलग गैमेट में इंटर कर जाते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये। अब इसी लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। तो अब आता है कि यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट वाई। अब समझना बाबू, यहाँ पे देखो, दिस इज व्हाट, दिस इज द गैमीट, दिस इज आल्सो गैमीट। गैमीट के पास देखो, अगर ये इंडिविजुअल हम लेते हैं तो दिस इंडिविजुअल इज हैविंग टू यूनिट फैक्टर्स ऑफ अ पेयर, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्लियर, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टॉलनेस के लिए भी यूनिट फैक्टर है, डॉर्फनेस के लिए भी यूनिट फैक्टर है, बट अगर हम इनको क्या बोलते हैं, दीज आर गैमीट्स, देन गैमीट्स रिसीव्स ओनली वन यूनिट फैक्टर ऑफ अ पेयर, एक ही यूनिट फैक्टर को रिसीव करता है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस गैमीट इज प्योर फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। कौन सा, यहाँ पे बोलेंगे हम लोग डोमिनेंट के लिए है, ये टॉल के लिए है, ये क्या है रिसेसिव, ये ड्वार्फनेस के लिए। तो टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। अब यहाँ पे हम कुछ भी नहीं बोल सकते, जैसे यहाँ पे सिंगल यूनिट फैक्टर, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि क्या है ये अपने आप में आगे अब फ्यूचर में जब इसका फ्यूजन होगा, अब पता नहीं किस टाइप का यूनिट फैक्टर कंटेनिंग गैमीट से होगा, जिस किसी के टाइप का होगा उसी तरह से क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन होगा। समझ में आ गया। तो सिंस गैमीट्स रिसीव ओनली वन यूनिट फैक्टर ऑफ अ पेयर, देयरफॉर गैमीट्स आर प्योर फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। गैमीट्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए प्योर होते हैं, देयरफॉर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो यहाँ पे टू लॉज कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, तीसरा लॉ जब हम बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो उस लॉ को हम देखेंगे क्या कहता है वो लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चूंकि ये लॉ क्या होता है, बेस्ड होता है ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मैं आपको मेंडल्स लॉज के डेविएशन बताने से पहले ही मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। जो थर्ड लॉ है इसका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर लॉ, यहाँ है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, और इसी में आएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे आ गया, देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पहली बात इसमें हम जाते हैं, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। एक क्वेश्चन जब मैंने आपको ये पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने एक क्वेश्चन का आंसर बताया था। एक क्वेश्चन भी अराइज किया था कि अगर मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में इनहेरिटेंस पैटर्न को समझ लिया था तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों करा था इन्होंने। इसका आंसर हम लोगों ने दिया था, मेंडल वांटेड टू नो द इफेक्ट ऑफ वन कैरेक्टर ऑन अदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, देयरफॉर ही परफॉर्म डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर पे इनहेरिटेंस के टाइम पे क्या इफेक्ट होता है, इसलिए मेंडल ने क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म कराया। ठीक है, और इन्होंने क्या देखा इसमें, इन्होंने ये देखा कि इन F2 जनरेशन 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स आर ऑब्टेन्ड, 4 टाइप के फिनोटाइप ऑब्टेन किए जाते हैं। अब आता है यहाँ पे कि 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप जो ऑब्टेन किए जाते हैं, तो इन 4 में से क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स आर पैरेंटल टाइप, है ना, 2 जो होते हैं वो पैरेंटल होते हैं। भाई मेंडल ने क्या लिया था, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन टाइप पैरेंट लिया था, यही तो लिया था ना।
राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। लेकिन जब इस क्रॉस से इन्होंने देखा क्या मिला, F1 जनरेशन जब आया तो दिस F1 जनरेशन वर हैविंग ऑल द डोमिनेंट फिनोटाइपिक प्लांट, कौन सा, राउंड येलो, ये मिला। लेकिन जब इन्होंने इसकी सेल्फिंग कराई टू ऑब्टेन द F2 जनरेशन, in F2 generation he obtained 4 types of phenotypes, out of which 2 were having parental phenotype and 2 were new combinations। तो यहाँ पे क्या मिला था, देखो राउंड येलो, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, सॉरी राउंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो and wrinkled green। These 4 types of phenotype were obtained in F2 generation of Mendel। तो मेंडल के F2 जनरेशन में अब देखो बाबू यहाँ पे क्या देखो, राउंड येलो दिस इज पैरेंटल टाइप, रिंकल्ड ग्रीन दिस इज आल्सो पैरेंटल टाइप, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, यहाँ पे राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। लेकिन यहाँ पे जो 2 अलग फिनोटाइप ऑब्टेन हुए, कौन से, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो, क्या ये कैरेक्टर, ये इंडिविजुअल्स पैरेंटल हैं, नहीं है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक डोमिनेंट पेरेंट का एक ट्रेट रिसेसिव पेरेंट के दूसरे ट्रेट के साथ में, येलो, राउंड और ग्रीन, यही बोला ना, यहाँ पे देखो आ गया ना, दोनों क्या हो गए, कंबाइन हुए। और मेंडल ने क्या बोला था कि जो अलील्स होते हैं, जो यूनिट फैक्टर होते हैं, इनकी ब्लेंडिंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा, ये जो वेरिएशन आया नेचुरली, ये वेरिएशन किसकी वजह से आया, ब्लेंडिंग की वजह से आया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा वाला देखो, रिंकल्ड येलो, तो येलो ये हो गया और रिंकल्ड ये हो गया, तो मतलब क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, रिकम्बिनेंट्स हो गए। समझ में आया, रिकम्बिनेंट, 2 पैरेंटल हो गए और 2 रिकम्बिनेंट्स हो गए। तो यहाँ पे जब F2 जनरेशन में न्यू फिनोटाइप्स को ऑब्टेन किया मेंडल ने, तो इन्होंने ये बताया कि जो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, कैरेक्टर्स आर असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जब कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। अगर डिपेंड होता तो अगर एक आता तो दूसरा आता, एक नहीं आता दूसरा नहीं आता, या फिर सारे के सारे क्या होते, इन्हीं दोनों के जैसे होते। भाई न्यू कॉम्बिनेशन आने का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड कर, जैसे हम लोग क्या है, अपने इनकम, अपने जो हमारे पॉकेट मनी है, हमारे जो क्या बोले एक्सपेंसेज हैं, किसके किसके ऊपर हम डिपेंड है, अपने पेरेंट के ऊपर डिपेंड है ना। 2 पेरेंट हमारे, मदर एंड फादर, तो हम दोनों पे डिपेंड है। अगर एक नहीं देगा तो दूसरा देगा, दूसरा नहीं देगा तो पहला देगा। लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स पैसे ना दें हमको, हमारे एक्सपेंसेस ना दें, तो क्या हम किसी दूसरे के पेरेंट्स से ले लेंगे, नहीं ले सकते। अगर हम लेंगे भी तो उनको वापस करना पड़ेगा। समझ में आया, तो वो वापस करने वाला केस हम यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं, चूंकि हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमको सीधा सीधा बात है कि हम जीन्स के बारे में बात करें। ठीक है, तो दोनों पेरेंट्स होंगे। अगर हम देखें तो अगला जनरेशन, चलो हम ये बोल रहे हैं कि हम लोग अगर 4 भाई बहन हैं, ठीक है, हमारे 2 पेरेंट हैं, दोनों पेरेंट में एक का हाइट टॉल है और एक का हाइट शॉर्ट है, या फिर जो भी मतलब हमारे बॉडी फीचर्स हैं दोनों के जैसे होंगे, चारों में से, चारों ऑफस्प्रिंग हैं, चारों में दोनों पेरेंट के जैसे ही होंगे, किसी तीसरे के जैसे नहीं आएंगे। समझ में आया, अगर दूसरा पेरेंट है तो उसके जैसा हमारे दूसरे किसी ऑफस्प्रिंग है किसी और उनके पेरेंट हैं, तो उनके पेरेंट के जैसे कैरेक्टर्स हम लोग के अंदर नहीं आ सकते। समझ में आया, ठीक यही बात यहाँ पे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेज दैट, ये क्या बोलता है, दिस लॉ सेज दैट द कैरेक्टर्स आर असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मीन्स द कैरेक्टर्स डू नॉट डिपेंड ऑन द अदर्स वाइल इनहेरिटेंस। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉज हो जाते हैं। इसके बाद से हम आते हैं डेविएशंस ऑफ मेंडल्स प्रिंसिपल्स। तो मेंडल के जो प्रिंसिपल थे इसके क्या डेविएशंस होते हैं, मतलब सीधा बात बोले हम तो हम एक्सेप्शंस पे जा सकते हैं। देखो बाबू यहाँ से आ रहा है एक्सेप्शंस के लिए, तो इन एक्सेप्शंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। रीज़न ये है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आता है, ठीक है ना, देखने में भी। अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे देख करके और हमको टेक्स्ट कर सकते हो हमारे इनबॉक्स के अंदर, उसमें मैं आपकी प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड। ओके बाबू, बाय। और आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहो, टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है हमारे पास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अग्रेसिवली एंड बहुत ही प्रॉपर वे में अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, ओके बाय।